After perquisites, next theory, provident fund. Now what do you mean by provident fund? पहले वो समझेंगे और फिर प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, उस पर जाएंगे. सो अंडरस्टैंड बच्चों, आपको आपके पेरेंट्स से डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसे मिल रहे हैं. आपको आपके पेरेंट्स से खर्चों के लिए पैसे मिल रहे हैं ना, पॉकेट मनी. तो लास्ट ईयर जितना पैसा मिलता था कंपेयर टू करंट ईयर, ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है? तो अब ज्यादा जितना भी मिल रहा है वो पैसा सेव हो रहा होगा. अरे लास्ट ईयर जितने पैसे आपको मिलते थे इस साल कंपेरेटिवली ज्यादा मिल रहा है ना, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है सेव होता होगा. सेविंग नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे खर्चे. अच्छा 3 साल पहले तुम्हें जितने पैसे मिलते थे कंपेयर टू टुडे कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है? बहुत ज्यादा मिल रहा है. तो प्रोपोर्शनेटली सेविंग कितना ज्यादा हो गया होगा? सेविंग नहीं बढ़ रही, इनफैक्ट खर्चे बढ़ गए और हर महीने के एंड में शॉर्टफॉल में ही रहते हम. दोस्त काम में आता है. सो अंडरस्टैंड, तुम्हारे ऊपर मैं ये इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं, तुम्हारे लिए एट प्रेजेंट कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. पेरेंट्स से जो पैसे मिले, पेरेंट्स से जो पैसे मिले वही तुम्हारा एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम, जो तुम यूज करते हो खुद के खर्चों को मैनेज करने के लिए. पॉकेट मनी बढ़ रहा है तो तुम्हारा खर्चा भी बढ़ रहा है, पॉकेट मनी और बढ़ा, खर्चा और बढ़ा, सेविंग नहीं बढ़ रही. ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज अंडरस्टैंड, यू रिप्लेस विथ एम्प्लॉय. अपने आप को एम्प्लॉय के साथ रिप्लेस करो ना. एम्प्लॉय की भी सैलरी हर साल बढ़ रही है, तो ये सोच लेना कि जितने से उसकी पगार बढ़ रही है उतने से उसका सेविंग बढ़ेगा. ऐसा नहीं होता है. तुम्हारा कैसे, पॉकेट मनी बढ़ा तो खर्चा बढ़ा, ऐसे एम्प्लॉय की पगार बढ़ी तो खर्चे बढ़ेंगे, फैमिली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खुद के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे. इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ड्यू टू विच सेविंग नहीं कर पा रहा है एम्प्लॉय. और अगर एम्प्लॉय अभी सेविंग नहीं करेगा तो व्हाट अबाउट आफ्टर रिटायरमेंट? बच्चों रिटायरमेंट के बाद इनकम आएगा या नहीं? नहीं आएगा, बट खर्चे विल बी देयर. अगर अभी से तुमने तुम्हारा रिटायरमेंट प्रॉपरली प्लान नहीं किया तो तुम्हें बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी. बट एम्प्लॉइज ध्यान नहीं देते, वो बोलते चल ना फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, अभी जस्ट चिल, अभी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, सेविंग पर ध्यान नहीं दे रहे. तो गवर्नमेंट ने ना स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है. गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को कह रही है आप अपने एम्प्लॉय को पूरी पगार दो ही मत. अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आपके एम्प्लॉय की पगार 20,000 रुपए है तो उसमें से 2,000 रुपए डिडक्ट कर लो टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, और आप अपने एम्प्लॉय को 18,000 रुपए ही दो. बाय डिफॉल्ट अगर आप अपने एम्प्लॉय को कम पैसे दोगे तो वो खर्चे भी कम करेगा. अंडरस्टैंड, तुम्हारी जेब में पैसे होंगे तब तुम खर्च करोगे, पैसे ही नहीं है तो अपनी नीड्स को कंट्रोल करोगे. एग्जाम्पल, कोई मूवी आई थिएटर में, जेब में पैसा है तो फ्रेंड्स बना चल जाते थिएटर में देखने के लिए, तो सारे फ्रेंड्स थिएटर में जाते हैं देखने के लिए, जेब में पैसे ही नहीं है तो छोड़ना टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेंगे. मूवी देखा बट देखने का मेथड चेंज कर लिया. पैसा था तो थिएटर में गए, पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे देख लिया. यही अगर पैसे होते तो माइंड क्या बोलता, पागल है, टेलीग्राम में देखने को मजा नहीं आएगा, हम तो थिएटर में ही जाएंगे. सो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते. तो गवर्नमेंट के लिए इसको 18,000 देगा ना तो ये अपने फैमिली एक्सपेंस कंट्रोल करेगा. कितने अमाउंट तक? 18,000. इसको 20 देगा तो ये पूरा 20 खर्च करेगा, दे ही मत इसको 2,000. अब ये जो पैसा नहीं दिया एम्प्लॉयर ने, ये पैसा ना तुम्हारा एक अलग अकाउंट में मेंटेन किया जाता है विच इज नोन एज प्रोविडेंट फंड. अब हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा, यस इधर ध्यान दे, हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ में जाएगा. और ये पैसा ना बच्चों आपको अभी नहीं मिलेगा. दिस अमाउंट विल बी गिवन लम सम ऑन रिटायरमेंट और डेथ विच एवर इज अर्लियर. अरे मतलब जनरली रिटायरमेंट एज 60 है, बट उसके पहले किसी का डेथ हो गया तो फैमिली मेंबर को एट द टाइम ऑफ डेथ मिलेगा. हियर रिटायरमेंट डज नॉट मीन 60 ईयर वाला ही रिटायरमेंट. हियर रिटायरमेंट मीन्स तुमने कंपनी छोड़ दी ना, मतलब तुमने वो कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया. मैंने 6 साल कंपनी में काम किया, वो कंपनी छोड़ दिया,
तो 6 साल बाद मैं ये पैसा विड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना। वेट, सो अब मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, फिर मैं डाउट लूंगा। अब आपकी सैलरी में से कितना पीएफ में गया? 2000। इक्वल अमाउंट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय योर एम्प्लॉयर। इस पीएफ का फायदा क्या होता है? तुम्हारी सैलरी में से जितना पीएफ में गया, इक्वल अमाउंट अब कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? मतलब अब हर महीने 2000 तेरी पगार से आया, 2000 एम्प्लॉयर ने जमा किया, 2000 तेरी पगार से आया, 2000 एम्प्लॉयर ने जमा किया। ये हर महीने जमा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तुझे कब मिलेगा? रिटायरमेंट। अब तब तक ये पैसे ना इन्वेस्ट किए जाते हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अब इन्वेस्ट किया तो उधर से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट भी तेरे पीएफ अकाउंट में चला जाता है। मतलब अब तेरे पीएफ अकाउंट में 3 जगह से फंड्स आते हैं। तेरी सैलरी का एक हिस्सा कट के जाएगा, इक्वल अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, वो कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा, उधर से इंटरेस्ट। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर इंटरेस्ट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर इंटरेस्ट, दिस कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग 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 एक्यूमुलेटिंग। व्हेन यू विल गेट दिस अमाउंट? ऑन रिटायरमेंट और डेथ, विच एवर इज अर्लियर। मैंने अब तक आपको पीएफ फंक्शन कैसे करता है वो सिखाया। एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, अभी तक तो मैंने वो डिस्कस किया ही नहीं। पीएफ का मतलब समझा? अंडरस्टैंड? तुम बहुत सारी थियरी पढ़ रहे हो, हर एक का मीनिंग मालूम होना चाहिए। अलावेंस क्या है? फिक्स अमाउंट गिवन ऑन मंथली बेसिस फॉर द एक्सपेंसेस। परक्विजिट क्या है? वो भी एक्सपेंस के लिए, बट व्हेन एक्चुअली एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। तो व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? हमारे सेविंग के लिए हमारा सैलरी का एक हिस्सा पीएफ में चला जाता है। इक्वल अमाउंट कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एम्प्लॉयर। उसे जहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा वहां से हमें क्या मिलेगा? ये सारा पैसा एक्यूमुलेट होगा हमारे एक अलग अकाउंट में, विच इज नोन एज प्रोविडेंट फंड। ये पैसा हमें मिलेगा, बट अभी नहीं, रिटायरमेंट के बाद। नाउ दीज प्रोविडेंट फंड आर ऑफ 3 टाइप: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, recognized provident fund, unrecognized provident fund. Types of provident fund: statutory provident fund, recognized provident fund, unrecognized provident fund. बच्चों एक और provident fund होता है which is known as public provident fund, जो मैं यहां पर नहीं सिखाऊंगा। रीजन, how many heads of income? 5. एट प्रेजेंट मैं कौन सा हेड पढ़ा रहा हूं? तो मैं तो वही थियरी पढ़ाऊंगा जो सैलरी से रिलेटेड है। और सैलरी में कौन सा इनकम आएगा? when there is a relation of employer and employee. सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन ही नहीं होता है। वो तो कोई भी आम आदमी किसी भी नेशनलाइज बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, वैसे पीपीएफ अकाउंट तुम ओपन कर सकते हो, उसके लिए तुम्हारा एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। तो वो मैं अभी क्यों डिस्कस करूं? मैं तो अभी वही पीएफ डिस्कस करूंगा जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन जरूरी है। उसके लिए कितने टाइप ऑफ पीएफ? 3। पीपीएफ बाद में पढ़ेंगे, पब्लिक बाद में पढ़ेंगे। आज मेरा फोकस सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ए चलो फोकस एवरीवन, मोबाइल वगैरह सब अंदर रखो। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इट इज गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किसको मिलता है? रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है, वो प्राइवेट सेक्टर में होता है। अब ये कैसे डिटरमाइन होगा कि रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है? तो बच्चों ये जो पैसे जमा होते हैं ना, इसे इन्वेस्ट करना पड़ता है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो वाइल इन्वेस्टिंग अगर एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो किया तो ऐसे फंड को कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, तो ऐसे फंड को गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, इसे हम क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। बट अगर एम्प्लॉयर ने इन्वेस्ट करते वक्त गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, देन सच फंड इज नोन एज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट, हेंस इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। रिकॉग्नाइज किसको मिला? प्राइवेट, बट दे हैव फॉलोड government guideline, hence some portion of PF is exempt, some portion of PF is taxable, partly exempt, partly taxable. Unrecognized, government के guidelines को follow नहीं किया, hence fully taxable. अब डिटेल में स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज एक एक करके पढ़ेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं। राइट डाउन नोट नंबर 5, प्रोविडेंट फंड। नोट नंबर 5, प्रोविडेंट फंड।
ओके, नाउ द प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड एक एक करके मैं तीनों प्रोविडेंट फंड डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं. स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड. पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की हम बात करते हैं. Whether a fund is a statutory provident fund or fund is recognized provident fund or fund is unrecognized provident fund, contribution किसका किसका होगा? एम्प्लॉई का, एम्प्लॉयर का. वो इन्वेस्ट करेंगे, उधर से इंटरेस्ट मिलेगा. तो समझो आपके क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स दिए. बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड rupees 10,000 per month, employer's contribution to statutory provident fund rupees 10,000 per month, and interest credited to statutory provident fund at the rate of 12% rupees 24,000. These details are given in the question. सोचकर मुझे बताना. चलो बच्चों एक एक करके ट्रीटमेंट. बेसिक सैलरी क्या होगा? एग्जाम टैक्सेबल. क्या करूं? बेसिक सैलरी इज टैक्सेबल. एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉईज का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे? सॉरी, एग्जाम करेंगे. ओके. अगर ये बच्चों अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो लाउडर. तो बच्चों इसको कभी एग्जाम और टैक्सेबल नहीं करेंगे, ये ऑलवेज इग्नोर होगा. तुम्हारा मिस्टेक समझो. तुम कभी भी ना एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल ये वर्ड तब यूज करोगे जब इनकम होगा. जब इनकम होगा. एक्सप्लेनेशन के बीच में मस्ती मत करो, तुम सबका माइंड डाइवर्ट होगा. जब तक ट्रांजैक्शन इनकम से रिलेटेड नहीं है, इफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिलेटेड टू, क्वेश्चन ऑफ एग्जाम टैक्सेबल डज नॉट अराइज. अंडरस्टैंड. तूने 1 लाख रुपए कमाया, तेरा इनकम कितना है? 1 लाख. इस 1 लाख में से 10,000 पीएफ में गया, तो ये जो 10,000 पीएफ में गया ये कोई इनकम का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इंफॉर्मेशन है कि तेरी पगार में से 1 लाख में से 10,000 कट गया, जो तुझे अभी नहीं मिलेगा. कब मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद. मेरे लिए तो इनकम 1 लाख था, इस पर तो मैं ऑलरेडी टैक्स भर रहा हूं. इसमें से 10,000 किधर गया? तो वो मेरे लिए 10,000 अलग से इनकम थोड़ी ना है. अगर मैं इसे भी टैक्सेबल कर दूं तो मेरे लिए टैक्सेबल इनडायरेक्टली 1,10,000 हो जाएगा, जबकि मेरा इनकम तो 1 लाख ही है. अरे गाइस ये देखो ना, ये वाला डायग्राम. इसमें 20,000 मेरी पगार थी, 2,000 कट गया, नेट कितना मिला? तो मेरा बेसिक सैलरी 20 पर तो मैं टैक्स भर रहा हूं ना, 2,000 पर वापस थोड़ी ना टैक्स भरूंगा. आर यू गेटिंग इट? So that employee's contribution is not an income. It is not an. If it is not an income, question of taxable or exempt does not arise. So this is just an information. This information should be ignored. So किसी भी टाइप का प्रोविडेंट फंड हो, recognized हो, unrecognized हो, statutory हो, employees contribution should be ignored. Why ignored? इनकम ही नहीं है, ये तो मेरा खुद का सेविंग है. इट इज माई ओन सेविंग टूवर्ड्स माई प्रोविडेंट फंड. अरे मैं क्या बोलती है समझ में आती है पक्का. नेक्स्ट. ऐसे बच्चों एग्जाम में आ गया, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. फर्स्ट फील इट. फॉर यू इज इट एन इनकम? पीएफ मेरा है, पैसे एम्प्लॉयर जमा कर रहा है, मेरा पीएफ, उसमें जमा कौन कर रहा है? फॉर मी इज इट अ बेनिफिट? Yes, it is an income. Now think, exempt or taxable? Exempt because statutory provident fund है, statutory है, hence exempt. मेरे पीएफ में बच्चों इंटरेस्ट आया, फॉर मी इज इट एन इनकम? यस, इट इज इनकम. कौन सा प्रोविडेंट फंड? hence exempt. So any employee's contribution should be ignored. Any employer's contribution to statutory exempt. Any interest credited to your statutory provident fund exempt. ये उस साल का ट्रीटमेंट जब आप जॉब कर रहे हो. इमेजिन करो 10 साल बीत गए, मैंने रिटायरमेंट लिया, कंपनी छोड़ दी मैंने.
अब जिस साल बच्चों मैं कंपनी छोड़ूंगा, अभी भी पैसे जमा होंगे या अब मुझे पैसे मिलेंगे? तो जब मुझे लमसम अमाउंट मिलेगा ना बच्चों, लमसम अमाउंट ऑन रिटायरमेंट और डेथ, विच एवर इज, तब मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. इन दैट केस ऑल्सो इट इज एग्जेम्प्ट अंडर शेड्यूल 2. HRA शेड्यूल 3 में था, कट TC उधर शेड्यूल 3 में था, ये शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 का जो टेबल बना है उसमें सीरियल नंबर 3 पे आता है. ये सीरियल नंबर नहीं याद करोगे चलेगा, शेड्यूल नंबर याद रख लो. सो एनी लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट और डेथ इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. तो देखो यहां पर डायग्राम समझो, ये ना सर्विस के वक्त जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात हो रही है. सर्विस के वक्त एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन शुड बी, सर्विस के वक्त एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सर्विस के वक्त इंटरेस्ट क्रेडिटेड, एग्जेम्प्ट. लमसम अमाउंट जब मिलेगा, एक्चुअली पैसा मिला उस साल भी एग्जेम्प्ट. इस पर कभी टैक्स लगता ही नहीं है, क्योंकि एक कौन से एम्प्लॉय को मिल रहा है? गवर्नमेंट. बट इमेजिन करो ये प्रोविडेंट फंड ना बच्चों रिकॉग्नाइज्ड होता. क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, ये स्टैट्यूटरी हटा रहा हूं, इसके जगह ना मैं टर्म चेंज करके क्या डाल रहा हूं? रिकॉग्नाइज्ड है. चलो अब एक एक करके सोचकर बताओ. बेसिक सैलरी एग्जाम में आ गया. एवरीवन टैक्सेबल. एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू RPF, ए क्या करूं? पक्का पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल नहीं? पक्का पक्का पक्का. क्यों क्यों इग्नोर करना है? इनकम ही नहीं है, इग्नोर. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इज इट एन इनकम? इज इट एन इनकम? दिस इज एग्जाम, पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल. तो गवर्नमेंट कहती है इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 7,50,000. पूरे साल का लिमिट है. जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 पर मंथ पर चाइल्ड, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 9,000 पर मंथ पर चाइल्ड, ऐसे यहां पर ये लिमिट पूरे साल का है. पूरे साल का कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट? 7,50,000. इधर देख, तेरे एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट ही कितना किया, तो 10,000 इंटू 12 which is less than 750, hence exempt. Second last bench. तुम लोग जो अभी टाइम पास कर रहे हो ना बच्चों, बाद में तुम लोगों को ही चुभेगा. तुम लोग 92 वाले % में आकर बैठ जाओगे. 8% में आना है ना तो बहुत पढ़ना पड़ेगा और यहां पर क्लास में फोकस्ड रहना पड़ेगा. Any employer's contribution is exempt up to how much? 7,50,000. तो यहां पर मेरे एग्जांपल में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो सिंस इट इज लेस देन 750 इट इज एग्जेम्प्ट. बट यही फील करो ना, इसमें एक एक जीरो ऐड करते. मंथली सैलरी 10 लाख है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 1 लाख है पर मंथ. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी 1 लाख है पर मंथ. क्या कोई एम्प्लॉय ऐसा भी होगा जिसकी मंथली पगार 10 लाख हो सकता है. तो उसका तो मंथली पीएफ में 1-1 लाख रुपए जा रहा है, तो पूरे साल में पीएफ में कितना गया? 12 लाख. गवर्नमेंट कह रही इतना एग्जेम्पशन नहीं दूंगा, एग्जेम्पशन तो 7.5 लाख का ही मिलेगा, 7,50,000. सो 12 लाख में से 750 एग्जेम्प्ट, बाकी 450 टैक्सेबल. पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल. मतलब गवर्नमेंट ना गरीबों के लिए एग्जेम्पशन दे रही है यार. ऐसा फील करो कि कोई गरीब एम्प्लॉय, उसके लिए क्यों टैक्स लेने का? तो किसको गरीब माने? जिनका कंट्रीब्यूशन अप टू 7,50,000, उन सबके लिए एग्जेम्प्ट. मोर देन 750 टैक्सेबल. ये लिमिट याद रखना है. कितना है लिमिट? अब ये 750 का जो गवर्नमेंट ने लिमिट बनाया ना, ये एक्चुअली एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में हो या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में हो या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम हो. अभी तक ना मैंने ये दोनों थियरी नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा ना मैं. अभी टेंशन मत लो, अभी बस इतना समझो कि 7,50,000 का लिमिट इज नॉट ओनली फॉर आरपीएफ, इट इज फॉर टोटल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय. फिर किसी भी नाम से कंट्रीब्यूट करे, आरपीएफ के नाम से कंट्रीब्यूट करे या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के नाम से कंट्रीब्यूट करे या नेशनल पेंशन स्कीम. ये सब तेरे लिए फंड बनाया है. किसने बनाया? कंपनी ने. तो तेरे को जितना कंपनी बेनिफिट दे रही है वो 7.5 लाख तक एग्जेम. 7,50,000 से ज्यादा हुआ ना तो टैक्सेबल. तो अज्यूम
अपना अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है ही नहीं, अपना नेशनल पेंशन स्कीम है ही नहीं, तो मेरा आरपीएफ कितना एग्जाम? 7,50,000। लेकिन अगर मेरे बॉस ने 4 लाख इधर जमा किया आरपीएफ में, 4 लाख अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में और 4 लाख नेशनल पेंशन स्कीम, तो टोटल मेरे बॉस ने मेरे लिए जमा कितना किया इस 12 लाख में से? 7,50,000 एग्जाम। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ आरपीएफ है, तो आरपीएफ को 7.5 लाख एग्जाम कर देना। कभी ऐसा आएगा कि तीनों में कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो तीनों का टोटल करना, उस टोटल में से माइनस 7,50,000 बचा हुआ टैक्सेबल। क्या है सुपर एनुएशन फंड पढ़ाऊंगा ना, उसका भी टाइम आएगा। फिलहाल आज आरपीएफ पर फोकस रखते हैं ना, वरना अपना माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सो आरपीएफ इज एग्जाम्ड अप टू 7,50,000। आरपीएफ इज एग्जाम्ड अप टू 7,50,000। नाउ तेरे आरपीएफ में बच्चे इंटरेस्ट आया, फॉर यू इज इट एन इनकम? यस। नाउ दिस इज एग्जाम्ड अप टू 9.5%। एग्जाम्ड अप टू, तूने कितना इंटरेस्ट कमाया? तो तूने तो 12% कमाया, ये तेरा इनकम है। इस इनकम में से कितना इनकम एग्जाम्ड? 9.5। तो अब 2.5 जो एक्स्ट्रा कमाया ना, वो तेरे लिए क्या होगा? टैक्सेबल। तो अब वो फाइंड आउट कैसे करूं? बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना एग्जाम में। 24,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9.5। सो इससे तुझे 9.5% का अमाउंट मिल जाएगा। बचा हुआ 5,000 टैक्सेबल, पार्टली एग्जाम, पार्टली टैक्सेबल। इंटरेस्ट 13% आया तो 9.5 एग्जाम, बैलेंस 3.5 विल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट 11% आया, 9.5 एग्जाम, 1.5 टैक्सेबल। इंटरेस्ट ही आया 8% एग्जाम। 9.5% तक गवर्नमेंट एग्जामिशन देने को तैयार है। एनी एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। सो हियर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या करेंगे? इग्नोर। क्यों इग्नोर किया? इनकम ही नहीं है तो मेरा खुद का सेविंग है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट करेंगे अप टू, बट ये 7,50,000 किन किन चीजों को मिलाकर है? आरपीएफ प्लस नेशनल पेंशन स्कीम प्लस सुपर एनुएशन फंड। और इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू। अच्छा, ये तो उस साल का ट्रीटमेंट जब आप पैसे जमा कर रहे हो। व्हाट अबाउट जब आपको लमसम मिलेगा ऑन रिटायरमेंट? लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट क्या करेंगे? तो ये ना पार्टली एग्जाम मत फील करना, फुल्ली एग्जाम। रीजन बीइंग तूने ऑलरेडी पास्ट में टैक्स, तो अब रिटायरमेंट के वक्त टैक्स भरने की जरूरत। हेंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट इज फुल्ली एग्जाम्ड अंडर शेड्यूल। ऊपर देखो टेबल में सीरियल नंबर क्या था, ये उसके बाद आ रहा है, तो सीरियल नंबर 4। इज इट क्लियर? कोई डाउट? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड समझा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड समझा, राइट डाउन। पहले इतना लिख लेते हैं। लिखकर हो गया? अभी अपना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का थियरी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये जो थियरी करा है ना, इससे रिलेटेड एक सम करेंगे ना तो थोड़ा पहले कंफर्टेबल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक सम करा देता हूं, फिर वापस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का थियरी कराता हूं। सो लीव 2 साइड्स आफ्टर दिस। ये थियरी लिखने के बाद ना 2 साइड्स, 1.5 साइड मत छोड़ना। 2.5 साइड छूट जाएगा वो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, let's see information. From the following information, compute taxable income from salary, opt out method. बच्चों बेसिक सैलरी क्या करोगे? टैक्सेबल। डियरनेस अलावेंस टैक्सेबल।
employees contribution to RPF, ignore, it is not an income. Employer's contribution to RPF, it is exempt up to 7,50,000. देखो बच्चों पर मंथ कितना है, तो 4,000 into 12 less than 7,50,000, hence exempt. Interest credited to RPF at the rate of 11%. So at the rate of 11% is 22, exempt up to, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 19,000. तो आउट ऑफ 22, 19,000 will be exempt, balance 3,000 will be taxable. हाउस रेंट अलावेंस, परक्विजिट पढ़कर अब अलावेंस तो भूल ही गए. सो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, अमाउंट करना पड़ेगा, बट एग्जेम्प्ट है जनरली या टैक्सेबल? टैक्सेबल है. So it is fully taxable. It is fully taxable. 50-40% भी exemption नहीं मिलेगा. क्यों? Rent paid किधर दिया है? HRA is exempt only if rent is paid by the employee. इसके पहले जितने भी सम किए थे उसमें रेंट पेड का डिटेल दिया होता था तो हम एग्जेम्पशन देते थे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, वो अपना मैक डी बीपीआई वाला है तो एग्जेम्प्ट होता था 50%, अदरवाइज 40%. इधर तो रेंट पेड का डिटेल ही नहीं है. इट मींस वो खुद के घर में रह रहा है तो उसको गवर्नमेंट एग्जेम्पशन नहीं देगी. फुल्ली टैक्सेबल. एंटरटेनमेंट अलावेंस, इट इज टैक्सेबल. एंड प्रोफेशन टैक्स पेड, इसका डिडक्शन मिल जाएगा. चलो स्टार्ट करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ हाउस रेंट अलावेंस की थियरी ओपन करो. उसमें देखो क्या लिखा है, मैंने पढ़ो, इंग्लिश में लिखा है. देखो, इट इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ रेंट इज पेड बाय द एम्प्लॉय. अपने क्वेश्चन में देखो रेंट पेड दिया है क्या? अरे तो रेंट पेड दिया है क्या? नहीं दिया, मतलब वो रेंट पे नहीं कर रहा है. अरे एम्प्लॉयर भी नहीं कर रहा है, मेरी माँ वो खुद के घर में रहता होगा. अच्छा हो, हाँ, तो उसके लिए HRA इज इनकम फुल्ली टैक्सेबल. क्वेश्चन नंबर 4. इस सब में कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसलिए सॉल्व करवाया कि आपको पता चले कि आरपीएफ होगा तो अपने आंसर पे एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या होगा. नाउ ये वाला जो प्रेजेंटेशन हमने किया है ये ड्यूरिंग सर्विस वाला प्रेजेंटेशन किया है. रिटायरमेंट के वक्त आरपीएफ का अमाउंट मिलेगा तो क्या होगा? रिटायरमेंट के वक्त आरपीएफ का अमाउंट, ये लास्ट 15 मिनट चलो फोकस, कम ऑन. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के वक्त मिला तो ट्रीटमेंट क्या? फुल्ली एग्जेम्प्ट. ऐसा मैंने पढ़ाया था. बट वो एग्जेम्पशन कंडीशनल एग्जेम्पशन है. मतलब गवर्नमेंट कहती है लमसम अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड ओनली इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विस ऑफ 5 years और मोर. मतलब आपने सर्विस कब छोड़ा? 5 साल या उसके बाद, तो एग्जेम्पशन मिलेगा. अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years तो लमसम अमाउंट पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा. गवर्नमेंट कहती इन दैट केस द एग्जेम्पशन विच वॉज क्लेम्ड अर्लियर विल बी टैक्सेबल. द एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर विल बी टैक्सेबल. अंडरस्टैंड. हम इस इंटरेस्ट की बात करते हैं. अभी देखो तुमने इंटरेस्ट इनकम ये जो कैलकुलेट किया 22,000 में से कितना एग्जेम्प्ट हुआ? 19 एग्जेम्प्ट हो गया. ये 3,000 क्या हुआ? तो भर दिया ना अभी टैक्स. रिटायरमेंट के वापस थोड़ी ना मैं 3,000 पर टैक्स भरूंगा. तो रिटायरमेंट के वक्त ये 19,000 विल बिकम टैक्सेबल इफ यू हैव रिटायर्ड विद इन 5 years. मैं 5 साल के बाद रिटायरमेंट ले रहा हूं तब तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है.
बट मैंने 3 साल में रिटायरमेंट ले लिया, 2 साल में रिटायरमेंट ले लिया, 4 साल में रिटायरमेंट ले लिया, मैंने मेरा 5 साल कंप्लीट नहीं किया, तो जो जो एग्जेम्पशन पास्ट में दिया गया था वो सब टैक्सेबल अब हो जाएगा. ये देख, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ क्या हुआ था, तो ये जो पूरा एग्जेम्पशन मिला था ये पूरा विड्रॉ हो जाएगा, अब इस पर टैक्स लगेगा. लेकिन वो जो मैंने 12 लाख वाला एग्जांपल दिया था, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 12 लाख होगा तो तुमने क्या बोला था, 7,50,000 एग्जेम्प्ट, 450, तो 450 पर टैक्स भर दिया ना, तो रिटायरमेंट के वक्त वापस थोड़ी ना 450 पर टैक्स भरूंगा, तो कितने पर भरूंगा, तो जो एग्जेम्पशन दिया था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, अब उस पर टैक्स भरना पड़ेगा. ऐसा कब होगा, अगर आपने रिटायरमेंट लिया विद इन 5 years. बट अंडरस्टैंड 5 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड है. अगर गवर्नमेंट ऐसा स्टैंडर्ड ही रूल बना दे कि 5 साल तक का होगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा, तो कुछ केसेस में प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस में आपने रिटायरमेंट ले लिया विद इन 5 years तो मैं एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं करूंगा. नॉर्मली रूल कितने साल का है. अब मैं इस 5 साल के एक्सेप्शंस पढ़ा रहा हूं कि अगर तूने विद इन 5 year रिटायरमेंट ले लिया तो भी तेरा एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा. पहला, एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड ड्यू टू इल हेल्थ, एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड ड्यू टू और अनकंट्रोलेबल रीजंस. इल हेल्थ, बीमार है और रिटायरमेंट लेना पड़ा. अनकंट्रोलेबल रीजन, डेथ हो गया. अब डेथ हो गया तो दैट इज अनकंट्रोलेबल ना, वो भगवान को थोड़ी ना बोलेगा रुके जरा सबर करो, नॉट पॉसिबल ना, दैट इज अनकंट्रोलेबल. इन दैट केस एग्जेम्पशन विल नॉट बी विड्रॉन. सेकेंड, एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड बिकॉज एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसकंटिन्यूड. तुमने 2 साल कंपनी में काम किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी बंद. अब कंपनी बंद हो गई बेटा, तो उसमें तेरी क्या गलती, ये तो कंपनी के जो ओनर्स है उन्होंने प्रॉपरली बिजनेस मैनेज नहीं किया, इसलिए तो कंपनी बंद हुई. वी बीइंग एम्प्लॉय, हमारा क्या फॉल्ट, हम क्यों टैक्स भरे. तो गवर्नमेंट कह रही अगर कंपनी बंद हो गई तो आपको टैक्स का बर्डन नहीं आएगा. या आप रिटायरमेंट ले रहे हो, थर्ड केस, आप रिटायरमेंट ले रहे हो इस कंडीशन पर कि आपका जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है, दैट बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू न्यू एम्प्लॉयमेंट. मतलब मैं एबीसी लिमिटेड छोड़कर XYZ लिमिटेड ज्वाइन कर रहा हूं, तो एबीसी लिमिटेड का जो पीएफ का पैसा है वो मैंने XYZ लिमिटेड में ट्रांसफर करवा लिया, मैंने वो पैसा विड्रॉ नहीं किया. मतलब गवर्नमेंट चाहती कि आपका पीएफ अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, फिर कंपनी चेंज होगी दैट इज फाइन, पीएफ का पैसा मत विड्रॉ करो. कितने साल तक, 5 years. सर लेकिन नई कंपनी में पीएफ ही नहीं था, तो then in that case it should be transferred to national pension scheme, transfer to national pension scheme, which is also known as Atal pension scheme, which is also known as, or it is also known as pension scheme of central government, pension scheme of. तो अगर तूने वो पैसा उधर ट्रांसफर कर दिया तो एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जो एग्जेम्पशन दिया था वो विड्रॉ हो जाएगा. Is it clear to everyone? Is it clear?